दोस्तों नमस्कार, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो अपने सिलेबस में दिया गया है यूनिट 5 में दिया है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, और उसका जो सेकंड पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो सीमा रेखा दी गई है पढ़ने की, वो दी गई है 1857 से लेकर के 1950 तक। ठीक है, यानी गदर से लेकर के आजादी तक। ठीक है, तो इसी के बीच के जो तथ्य हैं उसको हमें पढ़ना है, इसकी घटनाओं को हमें पढ़ना है। इस क्रम में हमने अभी तक 1857 की वीडियो कल आपको उपलब्ध कराई थी। उस वीडियो के बाद अभी भी 1857 में एक वीडियो बनेगी, जिससे 1857 का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1857 से रिलेटेड होंगे वो गलत नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर न देखा हो तो आप तुरंत जाइए एग्जाम का अंकर्स चैनल पे यूट्यूब में, और वहां उसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम लेकर आए हैं दोस्तों महत्वपूर्ण जन आंदोलन से संबंधित प्रश्न। कोई भी परीक्षा हो यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग जो महत्वपूर्ण जन आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो प्रश्न बच जाएंगे उसको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, और इसके लिए आप बहुत परेशान नहीं होंगे, पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे। देखिए, एक तरीका है पढ़ाने का कि मैं आपको 2000 प्रश्न पढ़ा दूं। ठीक है ना, 2000 प्रश्न पढ़ा दूं और उसके बाद आपके भाग्य के भरोसे आपको छोड़ दूं। अगर प्रश्न मिले तो ठीक है, और नहीं मिले तो भी ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको 200 प्रश्न बता दूं। ठीक है ना, 200 प्रश्न बता दूं, और उसके बाद इन 200 प्रश्नों में 2000 प्रश्नों की व्याख्या को समाहित कर दूं। 2000 प्रश्नों की व्याख्या को समाहित कर दूं और आपको पूरी तरह से यह समझा दूं कि किस तरह से इन 200 प्रश्नों पे ये 2000 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें आपको निर्धारित करना है कि आप कौन सा तरीका चुनेंगे, कि आप 60 मतलब कम से कम प्रश्नों को पढ़ करके अधिक से अधिक प्रश्नों को करना चाहते हैं, या एक भारी भरकम महा सीरीज देख करके महा मैराथन के द्वारा आप पढ़ के जाना चाहते हैं। यह निर्धारित करना आपका काम है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम लोग आज के प्रश्नों को शुरू करेंगे। ठीक है ना, आज के प्रश्नों को शुरू करने से पहले रोज की तरह हमारे 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा आपको, उसके बाद आप वीडियो में आगे जाएंगे। तो आज के जो 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हमने कल 1857 की वीडियो में आपको पढ़ाया है, और इन प्रश्नों का जवाब आप अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 99% से अधिक होती है। इसलिए इन प्रश्नों के जवाब आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, और दीजिए जरूर। ठीक है, क्योंकि यह आपकी भलाई के लिए प्रश्न है। ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि यह प्रश्न आया था लेकिन आपने इसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा। अभी चीजें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन उसका बार बार अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो वो चीजें विस्मृत भी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। जो देखिए कौन सा क्विज का पहला प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। देखिए पहला प्रश्न है उसमें कि इलाहाबाद में, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था। इलाहाबाद का, इस समय प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, आपको यह बताना है। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है ना, या 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद विद्रोह के समय इलाहाबाद का नेता कौन था, यह भी आप बता सकते हैं। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूं जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऑप्शन 1 है, ए ऑप्शन है नाना साहेब। बी ऑप्शन है अजीमुल्ला, बी ऑप्शन क्या है, अजीमुल्ला। सी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन कौन सा है, तात्या टोपे। और डी ऑप्शन है मौलवी लियाकत अली। क्या है, मौलवी लियाकत अली। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में कौन जो है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, आपको यह बताना है। एक प्रश्न और मैं आपको दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यह आपको बताना है। बरेली विद्रोह का नेता कौन था यह आपको बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन दे देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ऑप्शन ए है खान बहादुर। ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी का है कुंवर सिंह। ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह। क्या है, मौलवी अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह। और ऑप्शन डी है विरजिस कादिर। ठीक है, विरजिस कादिर। ठीक,
तो इस प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। इस प्रश्न का जवाब देने के बाद ही आप वीडियो को आगे देखिए, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में संबंधित जो नेता था उसका नाम जरूर लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़िए। और हाँ, इस वीडियो को अपने हृदय प्रिय मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और सुबह जो पॉलिटी के प्रश्न हम पढ़ाए थे उसकी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे। आप वहां से जाके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ और स्वयं इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये बहुत उपयोगी वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, ठीक है। अब इस प्रश्न को पढ़ने का तरीका देखिए। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नील कृषकों की दुर्दशा पे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब हो जाएगा नील दर्पण, ठीक है ना। तो एक प्रश्न का जवाब आपको यही मिल गया कि नील कृषकों की दुर्दशा पर जो लिखी गई पुस्तक थी उसका क्या नाम था? नील दर्पण नाम था। और यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नील कृषकों की दुर्दशा पे जो लिखी गई पुस्तक थी उसका क्या नाम था? तो नील दर्पण नाम था। एक प्रश्न का जवाब ये हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र, ठीक है। नील कृषकों की दुर्दशा पे जो पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण, उसके लेखक थे दीनबंधु मित्र, ठीक है ना। चलिए अब इस वीडियो में आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? आपको बताना है कि किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ या नील की खेती धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति, देखिए नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ठीक है, एक ये है। दूसरा है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तीसरा ऑप्शन है, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा ऑप्शन है, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। आप बताइए निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा बी। बी ऑप्शन में क्या दिया है? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये बी ऑप्शन सही है, क्यों सही है इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानिए कि नील की खेती का आरंभ क्यों हुआ था। तो नील की खेती का आरंभ हुआ था 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोपीय देशों में क्या हुआ? कपड़े की रंगाई के लिए क्या हुआ? कपड़े की रंगाई के लिए नील का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और तब जो है नील पौधों से प्राप्त किया जाता था। तो उस समय दुनिया भर में नील की खेती प्रचलित की गई। चूंकि भारत की परिस्थितियां इसके लिए बहुत उपयुक्त थी, इसलिए जो है अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। लेकिन धीरे धीरे वह नील की खेती किसानों पर बोझ बनने लगी। उसका कारण यह था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ कि कृत्रिम रंगों का निर्माण हो गया। क्या हो गया? कृत्रिम रंगों का निर्माण हो गया, ठीक है। कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने डाई बना लिया। डाई आप जानते हैं ना, डाई बना लिया। और जब डाई बना लिया तो डाई से जो है नील की जो खेती थी उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि ये कृत्रिम रंग जो था वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था और सस्ता भी था, ठीक है। इसीलिए नील की खेती उस समय धीरे धीरे खत्म होने लगी। यही कारण था कि विश्व बाजार में डाई की डिमांड, यहाँ नील की डिमांड कम हो गई और भारत में नील की खेती धीरे धीरे समाप्त होने लगी, ठीक है, उसका ह्रास होने लगा। तो क्या था कारण? कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ठीक है ना। तो जर्मनी ने डाई का आविष्कार किया, यह भी याद रखिएगा। किसने आविष्कार किया था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डाई का आविष्कार किसने किया था? जर्मनी ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। किसने लिखा है वंदे मातरम गीत? वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं।
देखिए, एक चीज और इसमें बता दें कि यह जो गीत है ये कहाँ लिखा गया है, ये इनकी बंकिम चंद्र चटर्जी जी की एक प्रसिद्ध मतलब कृति है, उपन्यास है, जिसे कहा गया है आनंद मठ। आनंद मठ नाम है इसका। और यह जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है ना? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था 1800 तो 1763 से लेकर के 1800 तक। ठीक है, यह सन्यासी विद्रोह का कालखंड है। और इसी विद्रोह पर अपनी पुस्तक आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी विद्रोह की चर्चा की है आनंद मठ में। और उसी में उन्होंने वंदे मातरम गीत का भी उल्लेख किया है। ठीक है, उसके बारे में लिखा है, वंदे मातरम गीत लिखा है। ठीक है, उसी आनंद मठ उपन्यास में। तो इसे याद रखिएगा कि आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह भी याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि आनंद मठ की जो कथा वस्तु है वह किस विद्रोह पर आधारित है? तो वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और सन्यासी विद्रोह का जो कालखंड है वह है 1763 से लेकर के 1800 तक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा प्रश्न है, आनंद मठ की उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। देखिए, वही प्रश्न जो अभी हमने पूछा बताया है ऊपर, आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह किस पर आधारित है? तो वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। अगली पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में, शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अमृतसर और ऑप्शन डी है पुणे। तो बताइए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला जो वहाबी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र क्या था? तो वह था पटना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? वह पटना था। ठीक है ना। अब आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर बहावी आंदोलन क्या था। ठीक है ना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र 19वीं शताब्दी में पटना था भारत में। लेकिन वास्तव में बहावी आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर पूरा जानेंगे तो पूरी वीडियो में खाली बहावी आंदोलन ही बचेगा। इसलिए संक्षिप्त में इसको बता देते हैं। देखिए, बहावी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ये बहावी आंदोलन था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में। ठीक है ना, अरब प्रायद्वीप में इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहावी आंदोलन है यह अभी तक का सबसे बड़ा इस्लामिक सुधार आंदोलन है। ठीक है ना, इस्लामिक सुधार आंदोलन है। इस्लाम धर्म में सुधार के लिए चलाया गया ये अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली आंदोलन है। इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन है ये। कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए बहावी आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो बहावी आंदोलन की जो शुरुआत थी वो किए थे मोहम्मद मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, इन्होंने बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि वहावी आंदोलन का संबंध किससे है? तो वह है इस्लाम में सुधार से संबंधित या इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन है। ठीक है ना, जो इब्न अब्दुल वहाब थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, यह इस्लाम में मौजूद अंधविश्वास, इस्लाम में मौजूद अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धार्मिक रीतियों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और ये चाहते थे केवल कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम का पालन किया जाए, इस्लाम धर्म का पालन किया जाए। तो ये था बहावी आंदोलन, इसकी शुरुआत थी। भारत में जो है रायबरेली के, कहाँ के? रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी। कौन? सैयद अहमद बरेलवी। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने जो है भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे, इनसे प्रभावित थे। और उससे भी ज्यादा प्रभाव उनका दिल्ली के एक संत थे जिनका नाम था शाह वली उल्लाह। क्या नाम था? शाह वली उल्लाह। इनसे भी वह प्रभावित थे। ठीक है ना, इनका शुरू में ये उद्देश्य था, इनकी महत्वाकांक्षा थी कि पंजाब में सिखों को और बंगाल से अंग्रेजों को भगा करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित कर दिया जाए। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास भी किए। पेशावर पे इन्होंने 1830 के आसपास कब्जा भी किया, अपने नाम के सिक्के भी चलाए, लेकिन बालाकोट के युद्ध में ये मारे गए। उसके बाद जो है, इनकी मृत्यु के बाद जो है पटना
जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई उसके बाद पटना बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब देखिए यहां से जो एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो उसमें से 4-5 नाम है जिन्हें मैं बता देता हूं, उन्हें याद रखिएगा। इससे संबंधित अन्य नेतृत्वकर्ता हैं, मैं नेतृत्वकर्ता लिख देता हूं। इनसे संबंधित जो अन्य नेतृत्वकर्ता हैं वो हैं मौलवी कासिम, मौलवी कासिम, दूसरे हैं विलायत अली, विलायत अली, तीसरे हैं इनायत अली, तीसरे कौन है, इनायत अली हैं, और चौथे हैं अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। ठीक है, तो इन लोगों ने आगे बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन बहावी आंदोलन से जुड़ा था या कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक है ना, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो बहावी आंदोलन के बारे में हमने पूरा बताया आपको कि सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद जो है पटना बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। ये बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे, कहां, बालाकोट की लड़ाई में ये मारे गए थे। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, पटना था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं आज का छठवां प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। आपको बताना है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो देखिए कूका आंदोलन का जो संगठन किया है, संगठनकर्ता जो है वो है गुरु राम सिंह। इन्हें राम सिंह कूका के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, राम सिंह कूका के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। कूका आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी कूका आंदोलन की जो शुरुआत थी, कूका आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी और कब की गई थी, तो कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में की गई थी। कहां की गई थी, भगत जवाहर मल ने, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था, यह भी तथ्य याद रखिएगा। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था और 1840 में इन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, भगत जवाहर मल ने। अब कूका आंदोलन कहां पे सक्रिय था, कहां शुरू हुआ था, तो इसे पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अक्सर विकल्प में पश्चिमी नहीं दिया रहता है, केवल पंजाब दिया रहता है। तो कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, पंजाब राज्य से है। अब देखिए यहाँ एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूं कि कूका आंदोलन के समान ही एक था कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन, इसके बारे में मैं अभी नहीं, आगे बताऊंगा। कुकी आंदोलन जो था, कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था। कहां हुआ था, मणिपुर में हुआ था। तो कूका आंदोलन कहां हुआ था, पंजाब में, और कुकी आंदोलन कहां हुआ था, मणिपुर में हुआ था। हमने दोनों को जोड़ के इसलिए आपको बताया कि आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, जब परीक्षा में यह पूछा जाए तो जल्दबाजी में या प्रेशर में, कंफ्यूजन में आके आप इसे गलत न करें। इसलिए कूका और कुकी को याद रखिए। कूका है पश्चिमी पंजाब और कुकी है मणिपुर में। ठीक है ना, अब कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1840 में। किसने शुरू किया, भगत जवाहर मल ने शुरू किया। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, और कूका आंदोलन का को बाद में संगठित किसने किया था, तो गुरु राम सिंह कूका ने इसे संगठित किया था। ठीक है ना, और यह पश्चिमी पंजाब में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था, कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सिख धर्म, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को समाप्त कर, व अंधविश्वासों को, व अंधविश्वासों को समाप्त कर सिख धर्म को शुद्ध करना था। समाप्त कर सिख धर्म को, क्या है, सिख धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है ना, सिख धर्म को शुद्ध करना था, शुद्ध करना था। ठीक है ना, तो यह भी क्या था, यह जो है सिख धर्म के शुद्धिकरण से संबंधित था। जो सिख धर्म में बुराइयां प्रचलित थी उन्हें दूर करके, यानी यह भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। क्या था, धार्मिक सुधार आंदोलन था, धार्मिक सुधार आंदोलन था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना, कूका आंदोलन क्या था, एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। बहावी आंदोलन क्या था, वह भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, लेकिन दोनों आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए। ठीक है ना, उसके बाद में राम सिंह कूका को अंत में क्या किया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया था इनको, और वहां इनकी मृत्यु हो गई। बहुत इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपकी परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है ना, चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो देखिए अभी हमने पीछे बताया कि कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी थी, तो पंजाब में या पश्चिमी पंजाब में पड़ी थी। ठीक है ना, चलिए सी ऑप्शन सही है, कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी थी, पंजाब में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था वस्तुतः,
पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था? भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का। तो आपको बताना है कि जो पागलपंथी विद्रोह था वह किसका विद्रोह था। तो देखिए पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारों का। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित था? गारों से संबंधित था। ठीक है ना। अब देखिए पागलपंथ जब विद्रोह हुआ यह क्यों हुआ था? तो पागलपंथी जो विद्रोह था यह जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। किसके विरुद्ध? जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। अब देखिए पागलपंथ के बारे में जान लेते हैं। पागलपंथ क्या है आखिर? पागलपंथ क्या है? पागलपंथ है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। क्या है? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है पागलपंथ। ठीक है ना, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है और यह जो है गारो जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गारो जनजाति से संबंधित है। क्या? पागलपंथ। पागलपंथ गारो जनजाति से संबंधित है और यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। इसे भी याद रखिएगा। इसे चलाया किसने था? इसे चलाया था उत्तरी बंगाल के करम शाह ने इसे चलाया था। क्या नाम था उनका? करम शाह। उत्तरी बंगाल के करम शाह ने इसे चलाया था। किसे चलाया था? पागलपंथी विद्रोह को। ठीक है ना। और बाद में करम शाह के पुत्र जो उनके उत्तराधिकारी हुए वह टीपू थे। इनका भी नाम कभी कभी पूछा जाता है। टीपू ने भी जो है इस विद्रोह को बाद में आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, कोई जरूरत नहीं है आगे जानने की। ठीक है, इतना आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। पागलपंथी विद्रोह कहां पर हुआ था? तो यह उत्तरी बंगाल में हुआ था। ठीक है ना। और यह किसने चलाया था? तो इसे चलाया था जमींदारों। इसे चलाया था किसने? करम शाह ने चलाया था। ठीक है, और यह जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। पागलपंथ क्या है? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है और यह गारो जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना, बस इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आपको बताना है कि इनमें से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो ऑप्शन ए है आगा मोहम्मद रजा, ऑप्शन बी है दादू मियां, ऑप्शन सी है शमशेर गाजी और ऑप्शन डी है वजीर अली। तो देखिए इसमें से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो वह थे दादू मियां। बी ऑप्शन सही है। दादू मियां जो है फराजी विद्रोह के नेता थे। ठीक है ना। अब देखिए ये फराजी कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। फराजी थे ये बंगाल के फरीदपुर के हाजी थे। बंगाल के फरीदपुर के हाजी थे। कौन हाजी थे? शरीयतुल्ला। शरीयतुल्ला ये बंगाल में फरीदपुर के हाजी थे। शरीयतुल्ला उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। ठीक है, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उसी के ये अनुयायी थे जिन्हें देखिए फरीदपुर के हाजी यानी फराजी। ठीक है, तो फरीदपुर के हाजी थे शरीयतुल्ला, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था और यह सब उसी के अनुयायी थे। उसी संप्रदाय के कौन थे? अनुयायी थे। ठीक है ना। और फराजी संप्रदाय के ये लोग जो फराजी संप्रदाय के जो अनुयायी थे। ठीक है ना। सत्ताईस तो देखिए फराजी लोग कौन थे? तो यह शरीयतुल्ला के अनुयायी थे। ठीक है ना, हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे फराजी। अब देखिए शरीयतुल्ला के पुत्र थे दादू मियां। कौन थे? शरीयतुल्ला के पुत्र थे दादू मियां। दादू मियां ने एक योजना बनाई और उन्होंने यह योजना बनाई कि बंगाल से अंग्रेजों को भगा दिया जाए। कहां से? बंगाल से अंग्रेजों को भगा दिया जाए। ठीक है, और उन्होंने 1838 से 1860 के बीच में यह विद्रोह किया। 1838 से लेकर के 1860 तक बंगाल से अंग्रेजों को भगाने के लिए विद्रोह किया। ठीक है ना। और बाद में जो यही फराजी दल के जो लोग थे यह बहावी दल में जाके शामिल हो गए। किसमें शामिल हो गए? बहावी दल में शामिल हो गए। फराजी लोग किसमें शामिल हो गए? बहावी दल में शामिल हो गए। ठीक है ना। तो याद रखिएगा फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो फराजी विद्रोह के नेता थे दादू मियां। ठीक है, फराजी लोग कौन थे? तो फराजी लोग थे बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है ना। शरीयतुल्ला के जो पुत्र थे वो थे दादू मियां। दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को भगाने के लिए 1838 से लेकर के 1860 तक लगातार विद्रोह किया, लगातार प्रयास किया और बाद में जाकर के क्या हुआ कि फराजी लोग बहावी दल में शामिल हो गए। ठीक है ना। ये थी पूरी
थ्योरी। इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है, फराजी विद्रोह के नेता दादू मियां थे। ठीक है ना। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। फराजी लोग कौन थे? देखिए इनके बारे में हमने काफी कुछ बता दिया है। फराजी लोग कौन थे? तो ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है, फराजी लोग हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहां से? केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या तेलंगाना में? तो आप बताइए, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां किया था? तो उन्होंने किया था केरल में। ठीक है। इन्हें दीवान बेलूथम्पी कहा जाता है। और बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किया वो कहां किया था? केरल में किया था। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना। देखिए इसको डिलीट कर दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि हमने ये टिक क्यों लगाया। तो देखिए केरल में बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। ठीक है ना। देखिए इस विद्रोह की जो, इस आंदोलन की जो इनसाइड स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए 1805 ईस्वी में केरल का एक राज्य था ट्रावनकोर। क्या था? ट्रावनकोर। ठीक है। 1805 ईस्वी में यहाँ के महाराजा को जो है जबरदस्ती सहायक संधि करने पर विवश कर दिया गया है। क्या है? सहायक संधि पर, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया ट्रावनकोर के राजा को। ठीक है ना। इससे राजा बहुत दुखी हुए और उसके बाद सहायक संधि की गई तो इनके ऊपर पैसे की डिमांड बहुत ला दी गई। और पैसे की स्थिति जो है राजा साहब की थी नहीं कि वो उतना पैसे दे पाते। तो जो वहां अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था वह बहुत जो है गलत तरीके से व्यवहार करता था। उसी व्यवहार को देख करके वहां के जो दीवान थे, ट्रावनकोर यह केरल में स्थित है, यह याद रखिएगा। वहां के ट्रावनकोर राज्य के जो दीवान थे बेलूथम्पी, बेलूथम्पी ने जो है विद्रोह कर दिया अपने राजा के समर्थन में। ठीक है। और वहां की जो नायर बटालियन थी उसने इनका समर्थन किया, बेलूथम्पी का। किसने? नायर बटालियन ने बेलूथम्पी का सपोर्ट किया। और उन्होंने इतना जबरदस्त विद्रोह किया कि अंग्रेजों को एक बड़ी सेना इनके दमन के लिए भेजनी पड़ी। तो देखिए बेलूथम्पी का जो विद्रोह हुआ था वो कहां हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आपको बताना है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जत्था किसने स्थापित किया था। तो देखिए ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है वासुदेव बलवंत फड़के और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो बताइए रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र में किसने स्थापित किया था? अब देखिए इसमें दो प्रश्न है कि रामोसी कृषक जत्था किस राज्य में बनाया गया था? तो वह है महाराष्ट्र में। इस बात को याद रखिएगा। रामोसी कृषक जत्था का निर्माण किस राज्य में किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। और किसने इस जत्थे का निर्माण किया था? तो वह थे वासुदेव बलवंत फड़के, यानी सी ऑप्शन सही है। वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्थे का निर्माण किया था। देखिए रामोसी क्या है? जनजाति है। रामोसी जनजातियों की, रामोसी जो है जनजातियों की एक प्रजाति है, जनजाति है, रामोसी जनजाति है, जनजाति हैं। ठीक है। जनजातियों का एक वर्ग है रामोसी। ठीक है। इनको संगठित करके, इनको प्रशिक्षित करके, इनको लड़ाकू बल में परिवर्तित करके फड़के ने जो है इन्हें लड़ाकू बनाया। और जो है इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी में इन्हें संगठित करके एक आंदोलन को नेतृत्व दिया। ठीक है ना। और इन्हें पूरी तरह से ट्रेंड करके रामोसी कृषक जत्था का निर्माण किया। किसका? रामोसी कृषक जत्था का निर्माण किया। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। और बाद में इन्हें क्या किया गया? अंग्रेजों ने 1883 में जो है इन्होंने जो है क्या, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इनको काला पानी की सजा दी गई। ठीक है ना। काला पानी की सजा दी गई। और बाद में 1883 में इन्होंने आमरण अनशन के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है ना। आमरण अनशन कर रहे थे, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई 1883 में। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। यह जो है रामोसी जनजातियों को इन्होंने ट्रेंड किया, उन्हें लड़ाकू बनाया, उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया, संगठित किया और एक रामोसी कृषक जत्थे का निर्माण किया। ठीक है। लेकिन बाद में इनको गिरफ्तार करके इन्हें काली पानी की सजा दी गई और 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह का जो सही भौगोलिक इलाका है वह बताइए क्या है? तो वह है पश्चिमी घाट। डी ऑप्शन सही है। रामोसी विद्रोह का जो सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था रामोसी विद्रोह? तो यह पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, पश्चिमी घाट में हुआ था। और इन्होंने जो है, अच्छा बताइए, उन्होंने तो संगठित किया लेकिन रामोसियों का जो नेता था वो कौन था? वो थे सरदार चित्तर सिंह। सरदार चित्तर सिंह। ठीक है ना।
सरदार चित्तर सिंह ने उन्हें नेतृत्व प्रदान किया था। प्रशिक्षण दिया, रामोसी कृषक जत्थे का निर्माण किया वासुदेव बलवंत फड़के ने। लेकिन जो है पश्चिमी घाट में रहने वाले जो रामोसी जनजाति के लोग थे, उनको जो है नेतृत्व प्रदान किया सरदार चित्तर सिंह ने। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है कोल्हापुर, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है सिलहट। तो इसमें से कौन गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो वह होता है बी कोल्हापुर। कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ठीक है ना। गडकरी लोग कौन थे, देखिए गडकरी लोग जो वास्तव में थे, यह मराठों के किलों में काम करने वाले, देखिए मराठों के किलों में जो लोग पहले काम करते थे, मराठों के किलों में जो लोग काम करते थे उन्हीं के वंशज जो है गडकरी कहलाते हैं। ठीक है ना। उन्हीं के वंशज क्या कहलाते हैं, गडकरी कहलाते हैं। ठीक है ना। और गडकरी लोग जो है विद्रोह किए थे। कब विद्रोह, ये गडकरी विद्रोह कहां हुआ था, कोल्हापुर में हुआ था। अब गडकरी विद्रोह का कारण क्या था, यह भी जान लेते हैं। गडकरी विद्रोह का कारण क्या था, तो इसका जो सबसे पहला कारण था कि मराठों की सेना से उन्हें मुक्ति दे दी गई। मराठों की सेना से उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है ना। मराठों की सेना से उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया और साथ ही उनसे मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। ठीक है ना। क्या की जाती थी, मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इसके साथ साथ उनकी जमीनों को मामलतदारों के अधीन कर दिया गया था। ठीक है ना। मामलतदारों के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। मामलतदारों के अधीन कर दिया गया था। इस कारण से इन्होंने विद्रोह किया। और इनका विद्रोह कब किया, 1844 ईस्वी में गडकरियों ने विद्रोह किया था। यह ध्यान रखिएगा, 1844 ईस्वी में गडकरियों ने विद्रोह किया था। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, कोल्हापुर क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था। बाद में इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ठीक है ना। चलिए आज का 15वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। मानव बलि प्रथा के प्रति मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है कुकी, ऑप्शन बी है खोंद, ऑप्शन सी है उरांव और ऑप्शन डी है नायकदा। तो देखिए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति है वह है खोंद जनजाति। देखिए खोंद जनजाति में जो है एक प्रथा प्रचलित थी, उसे मरिहा कहते थे। खोंद जनजाति में एक प्रथा थी जिसका नाम था मरिहा। मरिहा को मानव बलि प्रथा के नाम से जाना जाता था। मानव बलि प्रथा को मरिहा के नाम से जाना जाता था, इस तरह से समझिए। और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया। इसी समय जो ये खोंद जनजाति के एक नेता थे जिनका नाम था चक्र बिसोई। क्या नाम था, चक्र बिसोई। याद रखिएगा, चक्र बिसोई किस आंदोलन के नेता थे, तो खोंद विद्रोह। किस विद्रोह के थे, खोंद विद्रोह के नेता थे। चक्र बिसोई ने जो है मानव बलि प्रथा के विरुद्ध में, जो अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया उसके विरुद्ध में चक्र बिसोई ने आंदोलन कर दिया। ठीक है ना। एक तो था मानव बलि प्रथा। दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण था वो ये था कि जनजाति चूंकि जंगलों में रहते हैं, आपको पता है, अंग्रेजों ने देखा कि जंगलों में बहुत संसाधन है, उनका किसी तरह से दोहन कर लिया जाए। तो अंग्रेजों ने जंगलों को साहूकारों को बेचना शुरू कर दिया और वहां से ढेर सारा मुनाफा कमाने लगे। और जनजाति जो है वो जानते हैं कि जंगल हमारा है और हम ही जंगल के राजा हैं। तो जब साहूकार भी वहां जाने लगे और अंग्रेजों ने जमींदारों और साहूकारों के माध्यम से उनके ऊपर करों का भी आरोपण करना शुरू कर दिया, करों का आरोपण करना शुरू कर दिया। इस कारण से जनजाति बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने नेता चक्र बिसोई के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी वह थी खोंद। मरिहा जो है, यह मानव बलि प्रथा को मरिहा भी कहा जाता है। इनके नेता थे देखिए चक्र बिसोई। और जंगलों में साहूकारों का जाना आना, ठीक है, और साथ ही जमींदारों की जंगलों में एंट्री, करों का आरोपण, यह सभी कारण थे खोंद जनजाति द्वारा विद्रोह करने के। ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। अगर आगे चलते हैं, आज का 16वां प्रश्न हमारा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है बुद्धू भगत, ऑप्शन बी है सुरगा, ऑप्शन सी है सिगराय और ऑप्शन डी है जतरा भगत। तो बताइए कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। ये बुद्धू भगत है
कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन सही है, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और देखिए इसका सन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। अक्सर परीक्षाओं में इसमें मिलान करने को जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। इसका जो नेतृत्व था वो बुद्धू भगत या बुद्धो भगत ने किया था, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, 17वां प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो अभी हमने आपको बताया कि जो कोल विद्रोह था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। लेकिन ये वास्तव में हुआ कहाँ था? तो यह सिंह भूमि में हुआ था, ठीक है ना। तो 1831 में जो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? सिंह भूमि क्षेत्र में हुआ था। देखिए ये दोनों प्रश्न एक साथ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अगर आपसे यह कथन काल में प्रश्न पूछा जाए कि 1831 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बता देंगे बुद्धो भगत। फिर आपसे पूछा जाएगा कि यह किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप कह देंगे सिंह भूमि। तो वह पूछेगा केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही। इसलिए ऐसे प्रश्नों को दिया गया है ताकि इस तरह अगर आयोग कुछ नया करने का प्रयास करे तो आपके पास उसका जवाब पहले से उपस्थित हो, ठीक है ना। तो ये हो गया कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सिंह भूमि क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, 1831-32 में। चलिए आज के 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है कालीकट और ऑप्शन डी है बड़ौदा। तो बताइए बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था और यह हुआ था 1818 में, अंग्रेजों के विरुद्ध 1818 में बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में 1818 ईस्वी में, याद करिएगा। अगला देख लेते हैं, 19वां प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 में 57 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। आपको बताना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। तो ऑप्शन ए है बंगाल का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी है कच्छ का विद्रोह, ऑप्शन सी है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन डी है संथाल विद्रोह और ऑप्शन ई है कोल विद्रोह। तो इस तरह से ये 5 विद्रोह हैं, आपको बताना है, इन विद्रोहों का क्रम बताना है, कौन पहले हुआ कौन उसके बाद में हुआ। तो देखिए बंगाल का सिपाही विद्रोह कब माना जाता है? बताइए। बंगाल का सिपाही विद्रोह माना जाता है 1764 ईस्वी में। अब आप सोच रहे होंगे 1764 ईस्वी का तो कोई विद्रोह हमने नहीं पढ़ा। तो देखिए बंगाल का सिपाही विद्रोह होता है 1764 ईस्वी में। यह तब होता है जब हेक्टर मुनरो की एक बटालियन, किसकी? हेक्टर मुनरो की एक बटालियन हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में, किसमें? बक्सर की रणभूमि में हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। मीर कासिम से जा मिली थी, ठीक है ना। अब देखिए बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1764 में। आपको पता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध के मैदान में हेक्टर मुनरो की सेना की एक बटालियन थी जो बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी और उसने मीर कासिम की तरफ से युद्ध किया था, ठीक है। तो यह बंगाल का सिपाही विद्रोह था 1764 ईस्वी में। फिर आ जाता है कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1819 से लेकर के 31 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1819 से लेकर 1831 तक कच्छ का विद्रोह हुआ था। फिर आ जाते हैं बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, बहुत प्रसिद्ध विद्रोह है। 1806 ईस्वी में सबसे पहले सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? बेल्लौर में हुआ था, ठीक है ना। 1806 ईस्वी में सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? बेल्लौर में हुआ था। याद रखिएगा बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं संथाल विद्रोह, बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है ना। सिद्धू और कान्हू का नाम आप जानते होंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे भी। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। फिर आ जाते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? अभी हम ऊपर आपको बताए 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हाँ, जो यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
तो देखिए, बंगाल का जो सिपाही विद्रोह था 1764 ईस्वी में हुआ, कच्छ का विद्रोह 1819 से 1931 के बीच में हुआ, फिर बिल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ और कोल विद्रोह 1831 और 32 में हुआ। तो चलिए इनका क्रम लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिपाही विद्रोह है 1764 है, तो ऑप्शन में ए में एक है, तो ए में एक है, देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो 1 3 2 4 1 3 2 5 और 4, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन के बाद सिपाही विद्रोह के बाद कौन आएगा? 3 नंबर 1806 ईस्वी में आता है बिल्लौर का सिपाही विद्रोह, फिर 2 नंबर 1819 से 31 के बीच कच्छ का विद्रोह है, फिर 1831-32 है कोल विद्रोह, फिर 5 नंबर आ जाता है और बाद में 4 नंबर आता है संथाल विद्रोह का। तो इस प्रकार इसे याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज का 20वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है, बिल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? आपको बताना है कि बिल्लौर का विद्रोह के समय कौन सा गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन ए है बेलेज अली, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है सर जॉर्ज बार्लो। तो देखिए, बिल्लौर का विद्रोह कब हुआ था, अभी हमने ऊपर बताया, इस डेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1806 ईस्वी में बिल्लौर का विद्रोह हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? सर जॉर्ज बार्लो थे गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल है वह है 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो यह 2 वर्ष वहां गवर्नर जनरल है भारत में, कौन? 1805 से 1807 तक सर जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इनके समय में 1806 में बिल्लौर विद्रोह हुआ था। बिल्लौर के सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण, देखिए सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण, धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है ना, विरुद्ध विद्रोह किया था, इसे याद रखिएगा, विद्रोह किया था, ठीक। तो सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1806 ईस्वी में सैनिकों ने, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने हृदय प्रिय मित्रों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, उन्हें भी यह वीडियो पहुंचाइए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई कमी हो तो उसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।